आइए जानते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंतर्गत धारा 54 में विक्रय सेल, कोई प्रॉपर्टी अगर खरीदी जा रही है तो सेल विक्रय के क्या परिभाषा है, और एग्रीमेंट टू सेल जिसको बिक्री का करार कहते हैं, बिक्री और बिक्री के करार में क्या अंतर है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। बिक्री क्या होती है? संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 54 के अनुसार एक कीमत के बदले अचल संपत्ति के स्वामित्व का हस्तांतरण है। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि यह अचल संपत्ति की बात कही गई है, इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कही गई है जिसका हम बिक्री के जरिए हस्तांतरण करते हैं। यह कीमत पूरी तरह से चुकाई जा चुकी हो या देने का वादा किया गया हो, या आंशिक रूप से चुकाई और आंशिक रूप से वादा की गई हो। ये तीनों कंडीशन में कोई एक कंडीशन हो सकता है जिसमें विक्रेता अपने अधिकार खरीदार को पूरी तरह हस्तांतरित कर देता है। तो दोस्तों ये था कि बिक्री में होता क्या है। अब इसके आवश्यक तत्व क्या हो सकते हैं, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिफाइन सेल, एन एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सेल विथ रिलेवेंट एग्जाम्पल्स भी मांगे जाते हैं। तो बिक्री के आवश्यक तत्व जो है वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, पक्षकार। दो पक्ष होना जरूरी है, एक तो क्रेता होगा और दूसरा विक्रेता। और दूसरा कंडीशन है कि जो विषय वस्तु होगी, सब्जेक्ट है, विषय वस्तु जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी अचल संपत्ति होनी चाहिए, उसका हस्तांतरण होना चाहिए। तीसरा है मूल्य अब्लिक प्रतिफल यानी कंसिडरेशन, धन के रूप में निश्चित मूल्य का होना अनिवार्य है। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाएंगे अचल संपत्ति, तो आपको एक निश्चित मूल्य तो देना ही पड़ेगा। दोस्तों वही चीजें कही गई है कि तीसरा जो आवश्यक तत्व होगा कंसिडरेशन है। स्वामित्व हस्तांतरण, संपत्ति के पूर्ण अधिकार का हस्तांतरण। अगर हम कोई अचल संपत्ति खरीद रहे हैं, अगर हमने पूरा पेमेंट कर दिया है, तो हमें उस संपत्ति का पूरा अधिकार होना चाहिए। हम उसको कहीं किसी प्रकार का उपयोग कर सकते हैं, हम उसको दोबारा बेच सकते हैं। उसके ऊपर जो पहला स्वामी है जिसने बेचा है उसका कोई अधिकार नहीं रहना चाहिए। संपूर्ण अधिकार जो है जो खरीदता उसके पास हो जाना चाहिए। पांचवा है दोस्तों रजिस्ट्रेशन। आप संपत्ति पैसा दिए हैं तो आपका रजिस्ट्री कराना बहुत जरूरी है। रजिस्ट्री से ये मालूम हो जाएगा कि संपत्ति का पूर्ण रूप से आपके पास हस्तांतरण हो गया है। 100 रुपए या उससे अधिक मूल्य की अचल संपत्ति की बिक्री के लिए पंजीकृत विलेख अनिवार्य है। पंजीकृत विलेख अनिवार्य है। छठवां है कब्जा, डिलीवरी। 100 रुपए से कम की संपत्ति बिना पंजीकरण के सिर्फ कब्जा सौंप करके भी बेची जा सकती है। तो ये था इसके आवश्यक तत्व, सेल के आवश्यक तत्व, बिक्री के आवश्यक तत्व। अब आप जानते हैं सेल और बिक्री अनुबंध या बिक्री का करार, एग्रीमेंट टू सेल के बीच में क्या अंतर है। तो पहला अंतर है स्वामित्व हस्तांतरण। स्वामित्व हस्तांतरण का क्या कंडीशन है ये मैं बताता हूँ। बिक्री होते ही खरीदार को तुरंत स्वामित्व हस्तांतरित हो जाता है जब बिक्री होती है। तो बिक्री के केस में ये होता है। बिक्री का करार में स्वामित्व हस्तांतरित नहीं होता है जब तक कि अंतिम बिक्री विलेख का पंजीकरण नहीं होता है। इसका स्वामित्व का हक जो है वो विक्रेता के पास ही रहता है। करार की प्रकृति, बिक्री एक निष्पादित करार है जिसमें सभी दायित्व पूरे हो चुके हैं। मतलब इसमें अब कुछ करना नहीं है, जो भी दायित्व था वो पूरा हो चुका है, पैसे दिए जा चुके हैं, और जो भी कंडीशन शर्तें वगैरह हैं सब फुलफिल की जा चुकी हैं। तो बिक्री में ये होता है। बिक्री का करार का एक निष्पादन योग्य करार है जिसमें दायित्वों की पूर्ति किया जाना अभी बाकी है। दोस्तों जोखिम, रिस्क, बिक्री में
जोखिम हस्तांतरण के तुरंत बाद खरीदार को हस्तांतरित हो जाते हैं। कहने का मतलब जोखिम का मतलब रिस्क क्या है कि प्रॉपर्टी के साथ जो भी दिक्कत है या प्रॉपर्टी में जो भी दिक्कतें फर्दर आ सकती हैं, वो जोखिम इमीडिएटली जो है जो खरीदता है उसको ट्रांसफर हो जाते हैं। अब इसके जो मालिक था उसके ऊपर इसका कोई दायित्व नहीं रह जाता है। बिक्री के करार में अंतिम बिक्री विलेख निष्पादित होने तक जोखिम जो है विक्रेता के पास रहता है। अगर कोई मकान है, मान लीजिए अगर मकान में आग लग जाती है, आपने मकान खरीदा जो कि अचल संपत्ति है और उसमें आग लग जाती किसी कारणवश, तो जोखिम है ना। तो ये जोखिम जो है खरीदने के बाद, बिक्री कर देने के बाद वो जोखिम जो है खरीदार को ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन बिक्री के करार में जब तक कि अंतिम बिक्री विलेख निष्पादित नहीं हुआ तब तक जोखिम जो है जो बेच रहा है उसके पास यानी विक्रेता के पास ही रहेगा। क्यों? मकान उसने पूर्ण रूप से जो है खरीदार को समर्पित नहीं किया है। अब आते हैं कानूनी अधिकार। बिक्री खरीदार को पूर्ण कानूनी स्वामित्व, राइट इन रेंट प्रदान करती है। अगर आप बिक्री करते हैं तो खरीदार को पूर्ण कानून स्वामित्व प्राप्त हो गया है। जो पहले विक्रेता के पास था वही इसके पास पूर्ण कानूनी स्वामित्व आ गया। बिक्री का करार केवल विक्रेता के विरुद्ध व्यक्तिगत दायित्व उत्पन्न करता है। और वो दायित्व क्या हुआ? जो वो जमीन खरीदा है, बिक्री का करार में क्या है कि वो कंडीशन इस केस में व्यक्तिगत होगा, राइट इन पर्सनल। करार का उल्लंघन, मान लीजिए जो करार किया गया था उसका अगर उल्लंघन होता है, यदि बिक्री का उल्लंघन होता है, पैसा हमने चुका दिया, सब कुछ सही है, लेकिन अगर उसका कुछ उल्लंघन हुआ तो आमतौर पर इसका उपाय क्षतिपूर्ति का मुकदमा या संपत्ति के स्वामित्व की वापसी का मुकदमा यानी सू फॉर ओनरशिप होता है। बिक्री के केस में अगर उसका कोई उल्लंघन होता है किसके द्वारा? जिसने बेचा है, तो जो खरीदार है वो एक क्षतिपूर्ति का मुकदमा या संपत्ति के स्वामित्व की वापसी का मुकदमा, जैसे उसने कहा कि आप इस पर जो है खेती है, अगर उस पर ये फसल आप नहीं उगा सकते, या घर में आप रिनोवेशन नहीं कर सकते, अगर घर का मामला है तो कोई प्रॉपर्टी खरीदी है मकान वगैरह, तो अगर उसमें इस तरह का कोई मामला हो, अगर उसने कुछ कंडीशन डाल दी है, कुछ उल्लंघन कर रहा है, बिक्री का उल्लंघन करता है, तो संपत्ति के स्वामित्व की वापसी का मुकदमा सूट फॉर ओनरशिप हो सकता है। बिक्री के करार का उल्लंघन यदि होता है तो क्षतिपूर्ति का दावा सूट फॉर डैमेजेस करने या संपत्ति का स्वामित्व वापस पाने के लिए कानूनी कार्रवाई का आधार बनता है। अंग्रेजी में अगर कहें लीगल कंसिक्वेंसेस को कहा जाता है करार का उल्लंघन का। इफ ए सेल इज ब्रीच्ड द बायर कैन सू फॉर ओनरशिप। If an agreement to sell is breached, the remedy is usually a suit for damages. So दोस्तों ये था करार, बिक्री क्या होती है और बिक्री के करार में क्या अंतर है, बिक्री के कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं, ये दोस्तों मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। और जिन दोस्तों ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।